Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study the second chapter of Geography Class 8, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. तो इस चैप्टर में हमें लैंड, सॉइल, वाटर जैसे कुछ फैक्टर्स के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा डीपली बताया गया है और कुछ नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट, एनिमल के बारे में और कुछ रिसोर्सेज के बारे में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर इसमें 6th-7th में हमें जो पता है उसी के बारे में ज़्यादातर इसमें बताया गया है। तो इसलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसे थोड़ा शॉर्ट करके समझ लेंगे, क्योंकि एक ही बात को बार बार इस चैप्टर में रिपीट की गई है। तो ये जो चैप्टर है ये सबसे पहले मंबा नाम की लड़की की एक कहानी से शुरू होता है। तो देखते हैं। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goat. All her family own is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for a whole year. तो यहाँ पे बताया है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें टंजानिया नाम का एक बहुत छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर मंबा नाम की एक छोटी सी लड़की सुबह सुबह पानी को इकट्ठा करने के लिए जाती है। मतलब कई जगहों पर घरों में पानी नहीं होता ना गांव के इलाकों में, तो कुएं से पानी लेने के लिए वो सुबह सुबह उठती है और कुआं क्योंकि उसके घर से बहुत दूर है तो कुछ घंटे बाद वो पानी को मटके या बकेट्स जैसे कुछ सोर्सेज से इकट्ठा करके वापस से घर ले आती है। और पानी को फेच करने के बाद वो अपनी मम्मी की मदद करती है घर के कामों में और बाद में अपने भाई की भी मदद करती है इन केयरिंग ऑफ देयर गुड्स। मतलब वो एक हल्डर भी हैं, मतलब बकरियों को भी पालते हैं तो उनकी देखभाल करने में उसके बाद मंबा अपनी भाई की भी मदद करती है। उसके जो पूरे परिवार है उनके पास एक बहुत छोटी सी ज़मीन है और उसी पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। तो बाकी ज़मीन जो है वो मंबा के पिताजी जो हैं वहाँ पर मेज़ या बीन्स जैसे ग्रेन्स उगाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। पर जितनी भी अर्निंग उन्हें हो पाती है उससे पूरे साल पूरी फैमिली को अच्छे से फीड करना उतना पैसा नहीं आ पाता है। तो ये एक कहानी हो गई मंबा नाम की लड़की की। अब दूसरी कहानी है पैटर। तो Peter lives in hut of sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grow vegetable through organic farming. तो पेटर जो है वो एक न्यूजीलैंड के एरिया में रहता है। उसकी जो फैमिली है वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम करती है। तो जब भी पीटर स्कूल से वापस से घर आता है तब वो अपने अंकल की मदद करता है। मतलब उनके घर में उनके अंकल भी रहते हैं जो शिप की देखभाल करते हैं, तो उनकी मदद करता है वो शिप की केयर करने में। शिप को चराने के लिए जो शिपयार्ड है वो एक माउंटेन पर सिचुएटेड है जो उनके घर से थोड़ा दूर है। तो वहाँ पे वो ले जाते हैं अपने भेड़ों को चराने के लिए। और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पीटर की फैमिली के पास जो भी थोड़ी सी लैंड है उस पर वो वेजिटेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टेक्निक है जो हमें 7th में भी पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो आपको ज़रूर पता होगा। Mumbai and Peter stay in two different parts of world and lead very different life. This difference is because of differences in quality of land, soil, water, natural vegetation, animal, and usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो हमने कौन सी दो कहानियाँ देखी मंबा और पीटर नाम के लड़के की। तो मंबा और पीटर दोनों जो हैं हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ में सिचुएटेड हैं और अलग तरीके की ज़िंदगी बिताते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जैसे उन दोनों के पास ज़मीन थी हमने देखा, तो वहाँ पर क्या डिफरेंस है कि वहाँ की जो ज़मीन है उसकी सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल या उस लैंड का यूज़ कैसे हो रहा है या कौन सी टेक्नोलॉजी से वहाँ पे फार्मिंग की जा रही है। तो इससे हमें कुछ डिफरेंस दिखने मिलता है क्वालिटी ऑफ लैंड में। मतलब दोनों के पास लैंड की क्वालिटी डिफरेंट होगी पर यहाँ पे हमें बताया नहीं है।
So the availability of such resources is the main reason places from each other. तो ऐसे ही resources मतलब soil, land या water जैसे कुछ चीज़ें अलग होती है, उसी कारण जो land है मतलब हमें अलग अलग तरीके से अलग जगहों पर देखने मिलता है. तो हमने ये जो कहानी पढ़ी पीटर और मम्बा की, ये बस एक एग्ज़ाम्पल था हमें ये बताने के लिए कि ऐसे ही कुछ फैक्टर से, वाटर वगैरह से हमें अलग तरीके की चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग तरीके से दिखने मिलती है. अब उनमें से एक फैक्टर लैंड के बारे में यहाँ बताया है. Land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of total area of Earth's surface, and all part of its small percent are not habitable. तो लैंड जो है वो हमारे बहुत नेचुरल रिसोर्स है, हमारी नेचर के द्वारा दिया गया बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. ये हमारी अर्थ का ओनली 30% कवर करता है और बाकी जो हमारा 70% है वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे रह नहीं सकते, बिकॉज जो मैग्मा है या वाटर है वहाँ पे रहना ह्यूमंस के लिए सुटेबल नहीं है. तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट. Rugged topography, steep slope of the mountain, low-lying area susceptible to water logging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated or uninhabited. Plain and river valley offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हमारी दुनिया कितनी बड़ी है पर वहाँ पे कहीं पे हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने मिलता है, लाइक मुंबई में कितना देखने मिलता है, कहीं गांव के इलाकों में कितना कम देखने मिलता है. तो ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक, तो ऐसा क्यों हमें देखने मिलता है, तो उसका कारण लैंड ही होता है. लैंड के जो कैरेक्टर हैं मतलब वो अलग होते हैं या वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है. तो द रस्ट टोपोग्राफी मतलब टेरेन कैसा है उस लैंड का, ऊंचा है या नीचा है, उसके कारण भी हमें अलग अलग जगह पर अलग तरीके की पॉपुलेशन देखने मिलती है. लाइक माउंटेन में हमें कम पॉपुलेशन देखने मिलेगी क्योंकि वहाँ की लैंड का जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, और साथ साथ वो उसका टेरेन ऐसा है कि वहाँ पे रहने सूटेबल नहीं है. तो इसलिए जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने मिलता है, मतलब लोगों के घर ज़्यादा देखने मिलते हैं, और साथ प्लेन एरियाज़ में वाटर भी ज़्यादातर हमें मिलता है. तो इन्हीं कारणों से जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पॉपुलेटेड एरियाज देखने मिलते हैं. अब लैंड यूज़, लैंड तो हमने देख लिया लैंड क्या होता है या अलग अलग पॉपुलेशन क्यों देखते हैं, उसके फैक्टर्स क्या होता है, लेकिन लैंड का यूज़ क्या होता है इसे सब जानते हैं, पर यहाँ पे दिया तो एक बार देख लेते हैं. तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर. सबसे पहला यूज़ जो कॉमन यूज़ कोई भी बताता है कि लैंड पे खेती की जाती है. फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, जो लैंड है जो भी ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साथ साथ इस पर रोड हाउसेस भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सेटअप की जाती है, तो इसे ही हम लैंड यूज़ कहते हैं. तो क्या आप ऐसे कुछ डिफरेंट तरीके बता सकते हैं जिससे मम्बा या पीटर की फैमिली लैंड को यूज़ करती थी. तो इन सब में से जो मम्बा और पीटर की फैमिली है दोनों ही खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए अपने ये लैंड को यूज़ करते थे. मम्बा की फैमिली जो है वहाँ पे ग्रेन्स लाइक मेज उगाते थे और पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स उगाती थी. अब द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर. तो जैसे लैंड में अलग फैक्टर होता है, तो लैंड को यूज़ कैसे करना है वो भी उसके फैक्टर पर डिपेंड है. अगर उसकी सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उस पर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, फिर वहाँ पे हाउसेस बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है. या वो जो सॉइल है, जैसे सॉइल हमने बहुत पहले पढ़ा है वो रॉक के वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, तो अगर उस रॉक में मिनरल्स नहीं होंगे तो सॉइल में भी मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो इससे मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे हाउसेस या बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है. या उस सॉइल में अगर मिनरल्स नहीं है या वो फर्टाइल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है. तो वो सॉइल किस तरीके की है या वो लैंड किस तरीके की है, उससे ही उस लैंड का यूज़ होता है. लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. लैंड को हम ओनरशिप के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे उस लैंड वो ज़मीन किसकी है. पहला वो प्राइवेट लैंड होगी, मतलब किसी एक इंडिविजुअल इंसान के द्वारा उसको ख़रीदा गया होगा. दूसरा कम्युनिटी लैंड. अब कम्युनिटी लैंड एक तरीके से जैसे गवर्नमेंट की जो लैंड होती है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या हाउसेस अगर बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बिल्डिंग का एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर जैसे कितने सारे फ्लैट हैं पर ग्राउंड फ्लोर जो है वो तो एक ही है,
तो वो जो लैंड होगी वो हम कम्युनिटी लैंड कहेंगे, क्योंकि ये जो लैंड है इस पे पूरे सारे फ्लैट या सारे लोगों का अधिकार है, क्योंकि किसी एक ने इसे खरीदी नहीं है। तो ऐसे लैंड को हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं। तो लैंड जो है वो भी टू मतलब ओनरशिप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई की जाती है, पहली कम्युनिटी लैंड, दूसरी प्राइवेट लैंड। तो प्राइवेट लैंड जो है वो किसी अकेले के द्वारा ओन की रहती है, और कम्युनिटी लैंड जो है वहाँ पे रहने वाले सारे लोग आपस में डिसाइड करके उस लैंड को कैसे यूज़ करना है वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसे अगर नॉर्मली कोई और लैंड हो, जैसे बिल्डिंग की लैंड नहीं, वहाँ पे तो पार्किंग ही की जाती है, पर अगर ऐसी कोई दूसरी खाली सी ज़मीन हो तो वहाँ पे फ्रूट फॉडर नट या मेडिसिनल हर्ब वगैरह कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो जो कम्युनिटी लैंड है उसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। So people and their demand are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial area, housing complexes in the urban area, and to expand the agricultural land in the rural area. Today, vast changes in land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction activity. तो क्योंकि अब आज के समय में जो लोग हैं उनके डिमांड्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर एक डिमांड पूरा हो गया तो अगला डिमांड आ जाता है। तो क्योंकि लोगों की तो जो डिमांड है वो तो अनलिमिटेड है, बट लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है। मतलब लैंड तो एक क्वांटिटी में ही हमारे अर्थ पर है, ऐसा तो नहीं लोगों की जितनी नीड है उतनी लैंड को ख़रीद लो। तो द क्वालिटी ऑफ लैंड, और साथ साथ जितनी भी लैंड है उनमें से ऐसी कुछ ही लैंड है जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो और वो भी प्लेस टू प्लेस डिफ़र होती है। तो पीपल स्टार्ट इंक्रोचिंग, जिसके कारण हमने बहुत सारी ऐसी क्राइम्स भी देखे हैं कि वो ज़मीन हड़पने के लिए किसी ने उसको मार दिया, तो जिस कारण लोग जो है लैंड को लेने के लिए बहुत लड़ाई भी करते हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपांड एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, तो लेने के लिए क्यों, तो उस पर वो कुछ भी करना चाह सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करना चाह सकते हैं या अपना बिजनेस सेटअप करना चाह सकते हैं। तो टुडे वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। तो आज क्योंकि लैंड का यूज़ करना बहुत बदल गया है, तो इससे हमारी सोसाइटी में कल्चर भी चेंज हो गए हैं। जैसे लैंड डिग्रेडेशन, अब क्या है आज के समय में लैंड डिग्रेडेशन एक तरीके से सॉइल इरोजन जो हम कहते हैं ना, उसके फैक्टर्स बताए हैं। लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, तो लैंडस्लाइड या सॉइल इरोजन के कारण जो लैंड है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, और इसलिए क्योंकि आज के समय में लैंड अच्छी वाली बहुत कम बाकी है, तो ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है। अगर लैंडस्लाइड से ऐसी बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर कम हुए या सॉइल इरोजन कम हो जियोग्राफिकल एजेंट्स के द्वारा, तो लैंड डिग्रेडेशन कम होगी, और सारी अभी जितनी भी अवेलेबल लैंड है एटलीस्ट उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और ऐसे लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लैंड को इंक्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसके लिए आर द मेजर थ्रेट टू इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर के बढ़ने के कारण भी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हाउस बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप करने के कारण भी ऐसी लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने मिल रही है। तो यहीं पे हमें दिखाया जा रहा है यहीं पे हमें लैंड यूज़ दिखाया जा रहा है। एक जगह पे लैंड जो है वो खेती करने के लिए यूज़ हुई जा रही है, दूसरी जगह पे खेत भी है, घर भी है, तीसरी जगह पर मतलब अर्बन एरिया का सेटलमेंट दिखाया है, हाउसेस, रोड सेटअप है, और फोर्थ यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिखाया है। तो चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, तो कैसे टाइम चेंज होते गया तो अलग अलग तरीके से लैंड को यूज़ किया जाने लगा, ये दिखाया गया है। अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, मतलब लैंड के रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाए। मतलब लैंड जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो उसे कंजर्व कैसे किया जाए। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ led to a large scale destruction of forest cover and arable land has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizer, and check on overgrazing are some of common methods used to conserve land resource. तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा, पॉपुलेशन के ग्रो होते होते
जो नीड है लोगों की वो भी बढ़ रही है। तो जिस कारण मतलब नीड क्या, जो नॉर्मली नीड होती है एक लोगों की कि उनके पास लैंड हो खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो वो बढ़ रही है। जिस कारण ज़्यादा लैंड की यूज़ चाहिए, ज़्यादा लैंड की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो उस कारण जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उन्हें कट करके वहाँ पे ऐसे ही कुछ लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए यूज़ हुआ जा रहा है, जिस कारण एक बहुत बड़ा डर लोगों में पैदा हो गया जो भी फॉरेस्ट की फ़िक्र करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है कहीं हम इसे खो ना दें। तो इसलिए आज के समय में लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। और हम यही कर सकते हैं कि आप फॉरेस्ट्रेशन करें, बहुत सारा ट्रीज़ लगाएं, लैंड रिक्लेमेशन करें, मतलब उसका बेकार यूज़ ना करें, या केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र जैसी चीज़ें ना यूज़ करें कि इससे सॉइल में ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे कुछ कॉमन मेथड हैं जिससे हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अब हमने लैंड की बात की, अब सॉइल की बात करते हैं जो उससे अटैच ऊपर का एक लेयर होता है। तो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द surface of earth is called soil. It is close linked to land. Landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, mineral and weather rock found on the earth. This happens through the process of weathering. A bright mix of mineral and organic matter make the soil fertile. तो ग्रे कलर का एक बहुत ग्रेनी सब्सटेंस होता है जो अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर फाउंड होता है जिसे हम सॉइल कहते हैं, जो लैंड से बिल्कुल क्लोज्ड लिंक है, बिल्कुल अटैच है। तो लैंडफॉर्म्स जो है वो सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे लैंडफॉर्म्स डिफरेंट हमें मिलते हैं। इसलिए आजकल आपने देखा होगा अगर कोई एक प्लेन ही एरिया है, दोनों जगह पर बराबर क्वांटिटी ऑफ लैंड है और किसी जगह पे लैंड फर्टाइल नहीं है, फिर लड़ाई हो जाती है कि नहीं फर्टाइल वाली लैंड चाहिए। मतलब जहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो उसका तो मतलब वही है। तो सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जैसे मैन्योर बनता है, मिनरल्स भी इससे पाए जाते हैं, और वेदर रॉक फाउंड ऑन अर्थ, मतलब जो भी रॉक्स हैं ना उनसे ही सॉइल बनते हैं। दिस हैपन्स टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, जिसके बाद में हमने 7th में फिर से पढ़ा था। इसलिए बोला कि हमने इनमें से मोस्टली हर एक चीज़ें 7th या 6th में पढ़ा है। इस प्रोसेस में कुछ जियोग्राफिकल एजेंट लाइक एयर, विंड, जो भी वाटर है वो आपस में जब वैसे हम पत्थर को अगर रगड़ेंगे भी तब भी उससे जो सॉइल निकलेगा। तो इस तरीके से द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स सॉइल फर्टाइल। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड डिज़ास्टर के बारे में बताया है और एक केस स्टडी। ऐसे हम जानते हैं लैंडस्लाइड डिज़ास्टर क्या होता है। मोस्टली इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ज़्यादातर अगर हम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो जब वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़ोरों से हिट करती है लैंड के सॉइल को, तो वो सॉइल अपनी जकड़ को खो देता है। और लैंडस्लाइड मोस्टली माउंटेन एरियाज़ में आपने ज़्यादा देखी होगी क्योंकि उसके ऐसे नीचे स्लोप होती है। अगर वो सबसे ऊपर पर वो वाटर ड्रॉपलेट गिरी तो फिर नीचे नीचे वो गिरती जाएगी और इससे सॉइल जो है नीचे नीचे गिर के लैंडस्लाइड हो सकती है। इसी एक बार उसी का एक केस स्टडी यहाँ पे हमें दिया है कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर पंजी नाम का एक गांव है जहाँ पर एक लैंडस्लाइड आया था और ये लैंडस्लाइड ने लगभग 200 मीटर तक तबाही मचाई थी। इसमें नेशनल हाईवे 22 भी शामिल था, मतलब उस एरिया के अंदर था। इसने बहुत मतलब तबाही मचाई थी कि बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। केस स्टडी सिंपली मतलब किसी भी एक टॉपिक के बारे में जो सचमुच हुई है उसके बारे में होता है। अब मिटिगेशन मैकेनिज़्म, इसमें भी हमें कुछ नहीं बताया, बस यही बताया कि हम कैसे लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम जल्दी कर लेते हैं। नाउ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल जैसे पत्थरों से तो बनता है, पर बस पत्थरों से ही बनता है क्या, तो उसके बारे में देखेंगे। तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। Other factors are topography, soil of organic material, and time taken for composition of soil formation. All these differ from place to place. तो सॉइल के फॉर्मेशन का जो मेजर फैक्टर है वो उसका पेरेंट रॉक होता है, मतलब जिस रॉक से वो फॉर्म हुआ है ना उसी को पेरेंट रॉक कहा गया है। और साथ साथ वहाँ के कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स और कुछ दूसरे फैक्टर्स जिनका रोल है सॉइल के फॉर्मेशन में, वो है टोपोग्राफी,
या ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल, या कितना समय लगता है वहाँ पे सॉइल के फॉर्मेशन का। और ये सारी चीज़ें क्योंकि प्लेस टू प्लेस डिफर है, तो ऐसे कुछ फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। तो यहीं पे हमें उसका एक चार्ट दिया है पेरेंट रॉक। मतलब पेरेंट रॉक कैसे है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर अलग हो सकता है, कोई स्मूथ होगा कोई रफ होगा, उस पर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, या क्लाइमेट की बात करें वहाँ का टेम्परेचर या रेनफॉल इन्फ्लुएंस या वेदरिंग का रेट कितना है, सब अलग होता है। तो इससे भी सॉइल जो है डिफरेंट तरीके की बनती है। टाइम मतलब उस सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस कितनी है, वो कितना मोटा है कितना पतला है। फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो जैसा ह्यूमस बनेगा वैसा ही सॉइल बनेगा। अब रिलीफ, तो एल्टीट्यूड कैसा है, वो सॉइल मतलब किस एल्टीट्यूड पर बना है, ज़्यादा ऊपर होगा तो ठंडी होगी, नीचे होगा तो गर्मी होगी। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। अब है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेथड। डिग्रेडेशन सिंपली इसका मतलब है डिप्लीशन भी आप कह सकते हैं, या क्वालिटी का बिगड़ना। Soil erosion and depletion are the major threat to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticide, rain wash, landslide and flood. तो soil erosion मतलब मिट्टी का घिसकना या उसकी डिप्लीशन या सॉइल की कमी जैसे कुछ मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं थ्रीट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, जिसने सॉइल को एक रिसोर्स बनाया है। बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन भी और साथ साथ कुछ प्रकृति के दिए गए फैक्टर्स भी जो है उससे भी सॉइल की डिग्रेडेशन होती है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, जो फैक्टर्स जैसे सॉइल की डिग्रेडेशन हो रही है वो है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं तो अच्छे से सॉइल जो है उसमें मिनरल्स वगैरह ऐड नहीं हो रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादातर लोग मतलब अपने एनिमल्स को चराते हैं तो सारा मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं। या ओवर यूज सॉइल का, कई बार हम एक ही प्लेस पर बहुत ज़्यादा बार प्लांट को उगाते रहते हैं तो उसके अंदर की न्यूट्रिएंट मिनरल ख़त्म हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ करने से जो सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती है, या कई बार रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है तो उससे वो सॉइल वॉश हो जाती है, लैंडस्लाइड फ्लड, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल की डिग्रेडेशन होती है। तो ये तो हो गया सॉइल के डिग्रेडेशन के बाद। अब है कंजर्वेशन मेथड, मतलब हम सॉइल को डिग्रेडेशन होने से बचा कैसे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ न्यू चीज़ें दी गई हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना हमें ज़रूरी है। मल्चिंग एक प्रोसेस है, एक टर्म है। The bare ground between plant is ground with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब हमारा जो ग्राउंड है और साथ साथ जो प्लांट है वो ऑर्गेनिक मैटर से मतलब सॉइल जो है, अगर आपने किसी ग्राउंड को देखा उसके ऊपर सॉइल है तो ज़रूरी नहीं बस सॉइल ही है, कई बार उसके अंदर एक प्लांट दबा रहता है और सॉइल उस पर कवर होती है। तो प्लांट और ग्राउंड के बीच कई बार एक ऑर्गेनिक मैटर की तरह स्ट्रॉ से वो कनेक्ट होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है इससे सॉइल के अंदर का जो मॉइस्चर है उसे कम करने में मदद होती है। तो इस प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है जिससे हम देखो रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के अंदर से मॉइस्चर हटाने से क्या होगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट मिनरल्स ख़त्म नहीं होंगे तो इससे सॉइल का डिग्रेडेशन का जो भी क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी, जिस कारण इसे एक स्टेप बताया गया है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। तो इस प्रोसेस का नाम है मल्चिंग। अब सेकेंड है कॉन्टोर बैरियर्स, ऐसे ही कोई भी टर्म दिया है यहाँ पे। स्टोन्स ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलॉन्ग कॉन्टर। बैरियर तो सबने देखा होगा और कॉन्टर भी सब जानते हैं। उसके अलॉन्ग, उसके ऊपर से उसके साथ साथ स्टोन ग्रास या सॉइल जैसे चीज़ें यूज़ करके बैरियर्स को बनाया जाता है। ट्रेंचेस जो है वो भी बैरियर्स के सामने बनाए जाते हैं जिससे लोग वाटर कलेक्ट कर सकें। अब रॉक डैम, डैम तो सब जानते हैं, हमने 7th में टवा डैम का भी एक एग्जांपल देखा था। रॉक्स आर पाइल्ड, जो पत्थर हैं वो नदी के एक हिस्से पर लग जाते हैं पूरा दीवार की तरह, जिससे वो वाटर फ्लो होना बंद हो जाता है दूसरे पार्ट में, वहाँ पे बिल्कुल खाली होता है।
कई बार ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आगे बहुत सारे होम्स वगैरह होते हैं, और अगर ऐसा डर होता है कि बाढ़ आ जाए तब भी डैम लगाई जाती है। कई बार लोग वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस समझ के आए, इसलिए भी डैम बनाई जाती हैं। तो रॉक डैम भी हम बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, अगर वाटर फ्लो नहीं होगा सॉइल पे। कई बार हम बोलते हैं कि सॉइल को बहुत पानी दो तो फिर वो बहुत अच्छा होगा, पर कई बार ज़्यादा पानी देने से भी सॉइल ख़राब हो जाती है। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ही स्टेप्स दिए गए हैं कॉन्टोर प्लग। अब है टेरेस फार्मिंग। तो ये फार्मिंग जो है, इस मेथड में बस यही बताया गया है कि हम अपने घरों के छत के ऊपर फार्मिंग करें। अगर हम ग्राउंड या किसी छत का डिफरेंस देखें तो ग्राउंड में क्या होता है, सॉइल अवेलेबल होती है। सॉइल इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स थ्रू विच अ प्लांट कैन ग्रो। और छत पे वो मतलब अवेलेबल नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, सॉइल को उस छत पर बिछा देंगे, फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद वहाँ पर खेती करेंगे। इसका कारण क्या है, नीचे करें या ऊपर करें, बात तो सेम ही है। जैसे अगर नीचे बहुत ज़्यादा रेन हुई तो उससे सॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेरेस पर फार्मिंग करेंगे और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बस वही सॉइल ख़राब हो गई, लेकिन नीचे अगर हम करेंगे तो नीचे के बाकी सारी सॉइल भी ख़राब होंगी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरक्रॉपिंग। इस पे बस यही बताया है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रीजन। जैसे कई बार अगर हमने एक ही टाइप ऑफ क्रॉप को एक प्लेस पे हम उसे ग्रो कर रहे हैं, तो कई बार न्यूट्रिएंट और मिनरल्स कई बार मतलब रेन बहुत ज़ोर से आती है तो पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को टाइम इंटरवल पर लगाएं। सबसे पहले कुछ ही क्रॉप को लगाएं ताकि अगर बारिश हो भी तो कम फसल बर्बाद हो, और उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप्स को ऐसे ग्रो करते जाए, ताकि अगर वेस्टेज मतलब ऐसी कुछ बर्बादी होगी भी क्रॉप्स की तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी। नेक्स्ट है कॉन्टोर प्लफिंग। एक कॉन्टोर बैरियर अलग था और एक कॉन्टोर प्लफिंग अलग है। तो प्लफिंग पैडलर, प्लफिंग सब जानते हैं, साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया है कि कैसे सॉइल को लूज़ किया जाता है जिससे उस जो प्लांट है वो हेल्दी प्लांट ग्रो हो सके। तो प्लफिंग पैडलर टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो प्लफिंग जो है कुदाल से नीचे ज़मीन को खोदना, टू द काउंटर के पास ऑफ अ हिल स्लोप, एक मतलब जो माउंटेन होती है उस पर जो स्लोप होती है वहाँ पर, टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल बैरियर बनाने के लिए फॉर वाटर, जिससे वाटर जो है वो स्लोप के नीचे फ्लो हो जाए। तो इससे काउंटर प्लफिंग कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, वाटर नीचे स्लोप से फ्लो हो जाएगा तो सॉइल के पास नहीं पहुँचेगा। अब नेक्स्ट है, लास्ट है शेल्टर बेल्ट। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन, किसी समुद्र या वाटर एरिया के पास का जो रीजन होता है कोस्टल रीजन, और ड्राई रीजन जहाँ पे बहुत सूखी जगह भी होती है, वहाँ पर ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए जाते हैं रो में। इससे क्या पता लगाया जाता है कि किस तरफ से विंड मूव हो रही है, उस तरफ फिर जो प्लांट है वो झुक जाता है। तो इससे क्या होगा, सॉइल के हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर देख लिया उस तरफ विंड डायरेक्शन है तो किसी तरीके से सॉइल को प्रोटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है ऐसे ही कुछ सॉइल से रिलेटेड, ये आप कर सकते हैं। अब वाटर जो है इसके बारे में तो हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है, 6-7 महीने, बल्कि बहुत पहले भी हमें पता था, इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। वाटर जो है इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, पिछले चैप्टर में था। रिन्यूएबल मतलब जो जल्दी हमारे अर्थ पर रिप्लेनिश हो जाता है, वापस से बन जाता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर के द्वारा दिया गया ये रिसोर्स है। हमारे जो अर्थ है उसका 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर है। हमें देखने से लगता होगा कि लैंड कितना ज़्यादा है, बट वाटर हमारे अर्थ पर ज़्यादा है लैंड के कंपेयर में, इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। जैसे ब्लू प्लैनेट अभी तक सुना था, पर इस चैप्टर में वाटर प्लैनेट भी अर्थ को बोला है। इट वॉज इन अ प्राइमेटिव ओशन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 ईयर बैक। तो हमारे अर्थ पर जहाँ पे भी ओशन है, ऐसा कहा गया है कि 3.5 बिलियन ईयर पहले यहाँ पे भी लोग रहा करते थे, यहाँ पे भी लाइफ थी, पर अभी यहाँ पे ओशन हुआ करता है। इवन टुडे जो ओशन है वो अर्थ के सरफेस का 2/3 लेते हैं। अब यहाँ पे ओशन क्यों है, क्योंकि बाकी भी कुछ वाटर जो है उसमें रिवर, लेक, सी भी आए, पर ओशन की बात की जाए तो वो 2/3 होगा। फिर
even today the ocean cover 2/3 of Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. तो ओशन में जो वाटर मिलता है वो सब जानते हैं बहुत सलाइन सॉल्टी होता है, ह्यूमन के यूज़ के लिए फिट नहीं है, पोर्टेबल नहीं है. तो फ्रेश वाटर जो है वो हमारे अर्थ पर ओनली 2.7% है और 70% में से आइस शीट मतलब ग्लेशियर्स में उनमें से कुछ पोर्टेबल वाटर होता है अंटार्कटिका में, माउंटेन रीजन जैसे ग्रीनलैंड में. तो यहाँ पे हमें मतलब ज़्यादा वाटर देखने नहीं मिलता. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. वो लोकेशन जहाँ पे है जिस कारण यहाँ पे वाटर कम देखने मिलता है. एंड ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है तो ह्यूमन की यूज़ के लिए अवेलेबल है. इट इज़ फाउंड, ये जो फ्रेश वाटर है ये ग्राउंड से फाउंड होता है, रिवर लेक्स में भी फाउंड होता है, साथ साथ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो भी. तो फ्रेश वाटर इज therefore most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from earth. Its total volume remain constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through ocean, the air, the land, the back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is you already know is referred to as water cycle. तो वाटर साइकिल जो बहुत पहले से हम जानते हैं प्रोसेस जिससे वापस से वाटर रिन्यूड होता है अर्थ पर. तो फ्रेश वाटर जो है क्योंकि बहुत मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ओनली 1% हम गेट कर पाते हैं, ऐसे 2.7% है बट हमारे पास ओनली 1% पहुँच पाता है. वाटर जो है वो कम भी नहीं होता है अर्थ से. इसका कारण ये है कि अर्थ पे जितना भी वाटर है वो हमेशा कांस्टेंट बराबर ही रहता है. बस इट्स अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इसका कारण यही है क्योंकि वाटर को बनने का मोशन हमेशा मतलब ये कंटिन्यू होता है. साइकिलिंग थ्रू ओशन से वाटर साइकिल होता रहता है. मतलब कभी गर्मी पड़ी तो इससे वाटर इवापोरेट हो गया, ऊपर जाके कंडेंस होकर क्लाउड बन गया, एंड देन प्रेसिपिटेशन मतलब स्नो स्लीट या रेन के फॉर्म में ऐसे नीचे गिर गया. तो ये इससे क्या होगा, वाटर वापस से आता भी और जाता भी है, जिस कारण कांस्टेंट अमाउंट में वाटर हमारे अर्थ पर रहता है, जिस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं. किनारे किनारे एक छोटे छोटे टॉपिक्स भी रहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी होता है. तो आप इसे पढ़ लेना क्योंकि अभी इतना समय नहीं है. तो ह्यूमन्स यूज huge amount of water not only for drinking and washing but also in process of production. तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं बताया, बस यही बताया कि ह्यूमन्स जो हैं, लोग जो हैं वो वाटर के यूज़ यही बताएंगे कि वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं. एग्रीकल्चर के लिए, बाथिंग ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. साथ साथ पर यह भी बताया गया है कि वाटर पॉल्यूट कैसे होता है. तो अगर अर्बनाइजेशन एरियाज़ में आपने देखा होगा जो रिवर्स होती हैं वहाँ पर जो भी लोग हैं वो सारे वेस्ट को थ्रो कर देते हैं, जिस कारण वाटर पॉल्यूशन हमें आजकल देखने मिल रहा है. अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी मतलब वही वाटर की कमी से क्या हो रहा है. तो देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका. तो जैसे कई एरिया में अगर हम देखें तो वाटर बहुत अमाउंट में है, वी कांट नहीं कह सकते इतना ज़्यादा है, पर कुछ एरिया जैसे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया या वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका या पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमें फ्रेश वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज देखने मिलती है. ये कंट्रीज ऐसे क्लाइमेट जोन में लोकेट होते हैं जहाँ पर ड्राउट मतलब अकाल ज़्यादा फेस करने देखने मिलता है और वाटर की स्कैरसिटी ज़्यादा होती है. तो दिस वाटर शॉर्टेज में भी ए कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो क्योंकि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है तो of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. और साथ साथ यहाँ पे पानी की स्कार्सिटी कमी इसलिए भी देखने मिलती है क्योंकि यहाँ पे यूज़ भी ओवर होता है, ये भी एक रीज़न है. और साथ साथ वाटर को इकट्ठा करने के सोर्सेज यहाँ पे कम है. अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज, वही वाटर को कैसे बचाना है. तो देन इसका सिंपली अगर हम देखें तो इसका हम यही कह सकते हैं, हम ये बार बार ज़्यादा वाटर वेस्ट ना करें बात के लिए. ऐसे ही कई बार बहुत सारे फेस्टिवल्स होली वगैरह आते हैं तो उस पर भी वाटर ज़्यादा हम वेस्ट ना करें.
या लाइक ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिससे हम वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ये सिंपल थिंग है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमने लैंड वाटर सॉइल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया। नाउ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में आती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स के बारे में। तो सब स्कूल चिल्ड्रन वे विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो कुछ स्कूल के बच्चों के बारे में है, जैसे हम हैं, तो कुछ स्कूल के चिल्ड्रंस जो हैं वो एक एग्जीबिशन में विज़िट कर रहे थे, जा रहे थे। तो आर्टिकल्स इन एग्जीबिशन, लाइक आर्टिकल्स बने हैं ना बहुत सारे, जो भीमराव अंबेडकर ने भी लिखे हैं। तो वैसे ही एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स पे कलेक्ट किए गए थे, मतलब अलग अलग कंट्री में अलग आर्टिकल होते हैं। तो उस एग्जीबिशन की जो भी आर्टिकल्स है वो अलग अलग कंट्री से कलेक्ट की गई थी। मोना पिकअप अ बैग एंड एक्सक्लेम दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। तो मोना ने वहाँ पर एक बैग उठाया और बोला ये बहुत सुंदर हैंड बैग है, क्योंकि ये जूट से बना है, उसके टीचर ने कहा। तो डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड एंड चेयर। तो क्या तुम वहाँ पे कुछ बास्केट, लैम्प शेड या चेयर को देख रही हो? ये सब जो है बाम्बूज या केस्ट ऐसी चीज़ों से बने हैं। इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मतलब वही बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। यहाँ पे बैम्बू जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होते हैं। जैसे वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। जैसे जो है वो एक सिल्की बनी गई स्कार्फ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो सीड इज़ ब्यूटीफुल स्कार्फ, टीचर ने कहा। दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म डेट आर ब्रेड ऑन मलबेरी लीव। इसके बारे में भी हमें 7th में था साइंस के चैप्टर में, कि कैसे कुछ सिल्क वॉर्म से ही हमें मतलब सिल्क मिलता है सेरीकल्चर के प्रोसेस से। तो किस पे फीड होते हैं? तो मलबेरी ट्रीज़ पर, उनके मलबेरी लीव्स को खाते हैं। तो वही जो सिल्क स्कार्फ वो देखना चाहती थी जैसी, तो वो उन सिल्क वॉर्म्स के द्वारा ही बनाए गए थे, और वो मलबेरी ट्रीज़ पर फेड होते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो अब सिंपल सी चीज़ है, जो भी प्लांट और एनिमल है वो एक ऐसे जोन में ही रहते हैं जहाँ पर लिथोस्फेयर भी हो, हाइड्रोस्फेयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। तो सिंपल जो लिथोस्फेयर है वो मतलब लैंड, जहाँ पे लैंड होता है, हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे वाटर होता है, एटमॉस्फेयर जहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर वो इनहेल करते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो वैसी जगहों पर ही कोई भी नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांट एनिमल हमें देखने मिलता है। जो प्लांट और एनिमल है वो आप एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट अगर बड़े हो जाएंगे, फॉरेस्ट के आप एग्जांपल लो, तो जो ट्रीज़ हैं वो एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो एनिमल है वो मतलब प्लांट्स को ऐसे खाद देते हैं। तो ऐसे ही मतलब इसी इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब जिसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स या जो भी दो प्लांट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को देते हैं। जिसका एग्जांपल लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन मतलब जो है उसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे जो प्लांट है उसे यूज़ कर सके। और उसके बदले जो प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है। राइजोबियम इसलिए प्लांट्स के रूट में रहता है। तो vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to plant, produce oxygen with breathe, protect soil so essential for growing crop, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruit, nut, latex, turpentine, oil gum, medicinal plant, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plant and you can add some more. तो मतलब प्लांट की यूजेस के बारे में ही बताया कि और भी बहुत सारी यूजेस हो सकती हैं। तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल। वाइल्ड लाइफ मतलब ज़िंदगी, तो जिसमें एनिमल्स आते हैं, बर्ड आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म भी। एक्वेटिक एनिमल जो मतलब वाटर में रहते हैं, तो दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल जैसे स्किन। तो इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी,
help in pollination of flower, and have an important role to play as decomposer in an ecosystem. The bird feed on insect and act as decomposer as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser to the environment. So animal, big or small, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. वाइल्ड लाइफ जिसमें एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट सब आते हैं, और साथ साथ फिशेस जैसे शार्क्स जैसे भी लाइफ, तो दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड एंड वुल, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. तो इंसेक्ट जो हैं वो हनी भी जो हनी बीज जैसे हैं वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, वो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी करते हैं. साथ साथ इकोसिस्टम में डिकम्पोज़र का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जो बर्ड हैं वो इंसेक्ट पर फीड होते हैं, जिससे साथ साथ कहें तो इंसेक्ट भी कम होते हैं हमारे अर्थ से. वल्चर जो अपनी चोंच से खोद कर मतलब बहुत हमारा काम मदद करता है. सो एनिमल, बिग और स्मॉल, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम. तो कोई भी एनिमल जो चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इसमें यही बताया कि प्लांट और एनिमल डिफरेंट टाइप हमें अलग जगह पे देखने क्यों मिलते हैं. तो यहाँ पे हमें दिखाया है एक पाइथन इन फॉरेस्ट. पाइथन तो सब जानते हैं, एक बहुत खतरनाक सांप होता है. तो ये टॉपिक पढ़ते हैं. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. The major vegetation type of world are grouped as forest, grassland, scrubs and tundra, जो हमें ज्योग्राफी में है पिछले साल. तो जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड होती है. जो मेजर वेजिटेशन है या टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट. तो हमारे अर्थ पर जितने भी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैं उसे 3 तरीके से बांटा गया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा. तो टुंड्रा एक वेजिटेशन है जो पोलर एरियाज़ में, जैसे मॉसेस और लिकेंस लाइक थिंग, जब समर सीजन में उगती है तो उसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं. तो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो भी गिर सकते हैं. तो फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबेंडेंट वाटर सप्लाई. तो इस कारण फॉरेस्ट को ऐसा एरिया कहा जाता है जहाँ पे बहुत अनलिमिटेड वाटर सप्लाई होता है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस. तो जैसे ही बारिश होने के बाद जैसे हमारे आसपास की एयर में मॉइस्चर आ जाता है, ठंडी ठंडी वाटर वेपर आ जाती है. जैसे ही जब मॉइस्चर डिक्रीज़ हो जाता है फिर ट्रीज़ की साइज़ और उनकी जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड. तो छोटे छोटे ट्रीज़ या छोटे छोटे ग्रासेस जो होते हैं वो ऐसे एरियाज में उगते हैं जहाँ पे कम रेनफॉल देखने मिलती है, जिस एरिया को हम ग्रासलैंड कहते हैं. हम कम भी नहीं कह सकते पर बहुत मीडियम. तो थॉर्नी श्रब्स और ऐसे स्क्रब्स जैसी चीज़ों को बोलें तो ये ड्राई एरियाज़ में उगती हैं जहाँ पे लो रेनफॉल है, डेजर्ट लाइक एरियाज़. तो इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट. तो ऐसे एरिया में प्लांट को डीप रूट होता है लाइक कैक्टस. तो ये हमारे सॉइल के अंदर जाकर भी वाटर ढूंढ लेता है जिससे वो उसे पी सके. और साथ साथ ट्रांसपिरेशन से भी मॉइस्चर को रिड्यूस करता है. तो टुंड्रा वेजिटेशन, अब लास्ट वेजिटेशन जो है ये वही पोलर रीजन, ठंडी जगहों पर मॉसेस और लिकेंस जैसे कुछ वेजिटेशन हमें देखने मिलते हैं. तो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक. To feed growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crop. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी दुनिया में देन देयर वर 2 centuries पहले से. तो टू फीड ग्रोइंग नंबर्स, तो इतने सारे लोगों को फीड करने के लिए बहुत लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट चाहिए. लेकिन आज क्योंकि वो क्रॉप्स उगाने के लिए या हमारी नीड के लिए क्लियर हो रहे हैं, इससे बहुत डरने की ज़रूरत है. अगर हमने इस फॉरेस्ट को खो दिया तो आगे क्या होगा. अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये शायद, ये टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ.
तो इसका सिंपली मुझे पता है, इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि हम जो भी हम हमारी डिमांड को कम करें, कि हम लैंड की नीड को, या कैसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट और जैसे प्लांट एनिमल को शेल्टर देते हैं, एनिमल भी फिर ऐसे इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं। आप इसे पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने देखा ज़्यादा कुछ नहीं था, ओनली पिछले साल या पिछले 2 साल से हमने जो पढ़ा है उसी के बारे में था, एंड कुछ बहुत छोटी छोटी टर्म्स जो हैं वो एक्स्ट्रा थे। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है देन आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ साथ मुझे इनकरेज कीजिएगा जिससे मैं और भी वीडियोस बनाऊं। तो और मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।